नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर एक बड़ा फैसला आया है, बड़ा चर्चा में है और फैसला जो है वो अंबानी साहब के परिवार से संबंधित है। अब दरअसल उस पूरे फैसले में हर एक चीज का नाम लिया जाए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो उनके फोटोग्राफ्स यूज करने तक पे वो कॉपीराइट मारते हैं, नोटिस भेजते हैं, हम लोग को भी पहले आ चुकी है, ऐसा नहीं है। और फिर भी मैं एक बार नाम तो कम से कम ले ही लूं। वंतारा के मामले में एसआईटी बनी थी और एसआईटी ने जिस विद्युत गति से काम किया है, उतनी तेज तो बिजली नहीं चमकती है भारत देश के अंदर जितनी तेजी से काम एसआईटी ने किया है। हम उस देश में रहते हैं जिस देश में आजादी से लेकर के और आज तक कितने मुकदमे पेंडिंग चल रहे हैं, ये बात गलत साबित कर देती है वो एसआईटी। जिस स्पीड से एसआईटी ने रिपोर्ट किया है, एसआईटी ने पूरी जांच की, रिपोर्ट की और वो मामला टेकअप हो गया, वो एक अद्भुत अद्भुत चीज है। क्या माना जाए इसको? क्या हमारी जुडिशरी बदल गई है? हमारी जुडिशरी में लोगों को न्याय देने की क्षमता जो है वो कुछ इच्छा शक्ति जबरदस्त रूप से जागृत हो गई है, या फिर मामला अंबानी जी का था इसलिए मजबूरी थी? कहां से देखा जाए इसको? राम प्रकाश जी, नमस्कार आपको और सारे दर्शक साथियों को। देखिए, सबसे पहले तो मैं जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस वराले की बेंच को बधाई दूंगा कि उन्होंने इतने इंटरनेशनल और नेशनल इंपॉर्टेंस के एक केस को, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बिजली की गति से जिस तरीके से सॉर्ट आउट किया, ये अपने आप में सराहनीय है, इसमें कोई शक नहीं। और हम हमेशा पॉजिटिव उस चीजों पे काम करते हैं, कभी जरूर से ज्यादा अननेसेसरी नेगेटिविटी नहीं लेकर के आते। एक चीज जरूर समझनी पड़ेगी कि इस केस की एक बार क्रोनोलॉजी देख लीजिए और बाकी सारी चीजें फिर हम दर्शकों पे छोड़ देंगे, विदाउट कमेंटिंग ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने हर फैसले में कहते हैं। बेसिकली क्या है राम प्रकाश जी, 25 अगस्त को, अभी जो 25 अगस्त गई, उसको वंतारा के मामले में जांच के लिए एक हाई पावर कमेटी बनी, हाई लेवल कमेटी बनी, रिटायर्ड जस्टिस जे चेलमेश्वर जी की अध्यक्षता में, और एक्सपर्ट्स थे उसमें कुछ और। वो कमेटी को कहा गया कि 12 सितंबर तक आप रिपोर्ट दीजिए। उन्होंने 12 सितंबर को रिपोर्ट दी और 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगी, और इस तरीके से एग्जैक्ट 20 दिनों के अंदर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से सारे के सारे मामले में फैसला है। और सरकार ने कोर्ट में कहा, सरकार के जो जो जितने भी एडवोकेट्स थे अपोजिट साइड, डिफेंस साइड के, कि कोई भी, उन्होंने कहा कि रिपोर्ट जो है एसआईटी की वो सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। तो जुडिशरी ने वो भी मान ली, बेंच ने कहा कि सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। ठीक, इतना बड़ा मामला एक अगर 20 दिन में मतलब सॉर्ट आउट हो जाता है, तो फिर मैं तो ये आग्रह करूंगा देश के चीफ जस्टिस गवई साहब से और उनके पूरे कोलिजियम से, उनके पूरे सुप्रीम कोर्ट की सभी बेंचेस से, कि ऐसे ही इसी गति से फैसले इस देश के आम नागरिक को कब मिले। ये तो हमारी एक जायज सदिच्छा हो ही सकती है ना, कि जिस तरीके से वंतारा का फैसला आया, उसके फैसले पे हम मेरिट पे कभी कोई टिप्पणी ना हम कोई करने वाले होते हैं ना करेंगे, लेकिन क्या बेसिकली इस देश का आम आदमी इसी गति से या इससे थोड़ी सी कमतर गति से फैसलों की उम्मीद कर सकता है? ये कम पेचीदा मामला नहीं था, इसमें तमाम वन्य जीव के संरक्षण के कानून थे, दुनिया भर की चीजें थी, और जो सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन तय की एग्जैक्टली उसी पर हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सारी की सारी चीजें कर दी। मेरा केवल ये मानना है, कुछ सवाल मैं जरूर छोड़ना चाहता हूँ दर्शकों के सामने, और हम जब भी बैठते हैं रिसर्च के साथ बैठते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट और सभी अदालतों से देश की एक छोटा सा मेरा सवाल है कि इस देश के अंदर आज हम बात करें 16 सितंबर 2025 को, लेटेस्ट डेटा मेरे पास है 26 अगस्त 2025, यानी कि आज से 20 दिन पुराना। उसके मुताबिक भारत के अंदर 5,39,00,000 केसेस पेंडिंग विभिन्न अदालतों में। ठीक, ये डेटा किसका है? नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रेड, जो इन सारी चीजों पर नजर आता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज की तारीख में 87,560 केसेस पेंडिंग, जस्टिस गवई साहब का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर। जो देश के तमाम हाई कोर्ट्स हैं उनके पास 63,68,480 केसेस पेंडिंग, और जो देश के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और उनके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके पास 4,74,43,661 केसेस पेंडिंग, और इनमें से कई केसेस 30 साल से भी ऊपर के पुराने हैं। कई केसेस वो इसमें जो अगर आप देखेंगे 30 साल से ज्यादा की, और 32 लाख केसेस ऐसे हैं जो हाईकोर्ट और सबऑर्डिनेट केसेस में जो 10 साल से ज्यादा पुराने, और तमाम केसेस ऐसे भी हैं जैसे आपने शुरू में इंडिकेट किया जो 1952 से पेंडिंग है। आप सोचिए, ये सारे के सारे इन सब के बीच में इस तरीके का एक फैसला आना वंतारा के मामले में, वो अपने आप में एक आशा की किरण जगाता है कि क्या देश का आम आदमी भी
इसी तरीके से कभी अपने न्याय की उम्मीद कर पाएगा। ये हमारी सदिच्छा जरूर रहेगी और माननीय न्यायपालिका को और सरकार को भी कोशिश जरूर करनी चाहिए इस दिशा में काम करने की, क्योंकि तमाम तरह के सवाल इस जो डिले होती है, जो बार बार एडजर्नमेंट्स होती है, तारीख पे तारीख मिलती है, उन पर सब सवाल उठते हैं। और ऐसा नहीं कि ये इजीली एड्रेस नहीं हो सकता। करना क्या है आपको? जजेस की वैकेंसी भरनी है, एडजर्नमेंट्स को रोकना है और जितना जल्दी हो सके इस पूरी की पूरी न्याय प्रणाली को एक गति देनी। इसमें रामप्रकाश जी, अगर आप इजाजत देते, एक छोटा सा डेटा और है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस देश के अंदर जो तमाम जेलें हैं, उस पर मैं काम कर रहा था, उन जेलों के अंदर 5,06,606 कैदी, ठीक, 5,06,606 कैदी कुल मिलाकर। और उनमें से जो विचाराधीन कैदी है, यानी कि जिनके केसेस अभी कंप्लीट नहीं हुए, हियरिंग इज स्टिल ऑन पेंडिंग, उनका जो है, उनके वो है 3,75,000 कैदी। यानी कि देश में 75% कैदी ऐसे हैं जिनका केस की अभी सजा फैसला नहीं हुआ फाइनल, और वो फिर भी जेलों में। तो एक तरफ वो सारे के सारे फिगर्स हैं, दूसरी तरफ वनतारा का अपने आप में एक चमकता हुआ एक उदाहरण है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या अदालतें चाहे तो त्वरित गति से न्याय मिल भी सकता है। तो अगर वनतारा के केस में ये हो सकता है, तो आम आदमी की भी अपेक्षा मुझे लगता है बहुत ज्यादा तो नहीं है, और सरकार को और माननीय अदालतों को इस दिशा में सोचना जरूर चाहिए। चलो 20 दिन में नहीं, 20 महीने में फैसला मिल जाए। ये जो 50-50 साल की पेंडेंसी है, 30-30 साल की पेंडेंसी है, कम से कम उस पर तो उनको विचार करना चाहिए। पेंडेंसी पे विचार कर लेना चाहिए सर, वहां तक तो ठीक है, लेकिन सवाल जो था मेरा, सवाल अभी भी वो वही है कि ये जो पूरा फैसला है, अगर ये अंबानी के परिवार का नहीं होता तो क्या ये फैसला 20 दिन में होता? क्या जानवरों के मामले में हमारे देश में जो कानून है वो इन सारी चीजों को अलाउ करता है? जिन चीजों को लेकर के ये सारा मामला पनपा था, वनतारा जिस तरीके से बनाया गया, जो उसका कॉन्सेप्ट रहा। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके की टिप्पणियां की हैं और ये कहा कि देश में कुछ चीजें हैं जो अच्छी चीजें हैं, जो गर्व की चीजें हैं, उनको होने देना चाहिए और हर चीज के अंदर मीन में निकलना नहीं निकालना चाहिए। और चूंकि ये जो कमेटी थी, आप जानते हैं, जस्टिस जे चेलमेश्वर साहब की अध्यक्षता में बहुत ही ईमानदार जज रहे हैं, और ये वही जज थे, जस्टिस चेलमेश्वर, अगर आपको ध्यान हो, जिन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के कार्यप्रणाली से नाराज होकर के उसकी मीटिंगों में जाना भी बंद कर दिया, और वो अपने न्यायप्रियता के लिए जाने भी जाते। उनकी अध्यक्षता में ये बनी थी, एक जो एसआईटी बनी थी, उसको लेकर के, उसकी रिपोर्ट के बेस पे करके, और ये सारा का सारा किया गया। इस मामले पे जब ये हमने शो करने का फैसला किया, तब मैंने एक पुराने जज से बात करने की कोशिश की, तो उनका ये मानना था, उनका, कि हर चीज के अंदर मीन में निकालने से आगे बढ़ना चाहिए देश को, और जस्टिस चेलमेश्वर की उसके ऊपर, सक्रियता के ऊपर या उनकी रिपोर्ट के ऊपर कोई शक नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे, अगर उनके कहने की बात ठीक है अपनी जगह, लेकिन मेरे कुछ बुनियादी सवाल हैं। मैंने एक 1.5 पेज का नोट भेजा है आपको बाकायदा, उसमें मार्क करके बेसिक सवाल है मेरे, बेहद बेसिक सवाल है, और वो भी मैं दर्शकों के सामने वनतारा के मामले में माननीय कोर्ट के सामने रखना चाहूंगा। डेमोक्रेसी है, कोई भी रख सकता है। इसमें क्या कहा गया, जो वनतारा के वकील थे, उन्होंने कहा कि साहब, जो ये फाइंडिंग्स है एसआईटी की, इनको गोपनीय रखा जाए, क्योंकि इससे तमाम तरह के अखबार, जो न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह का उन्होंने नाम भी लिया हियरिंग के दौरान, वो इसका पार्ट यूज करके इसको फिर वो कर सकते हैं, गड़बड़ यूज कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उन्होंने जो डिसीजन लिया है उसमें क्या कहा है, नंबर 1, ये दिखाइएगा कागज पूरा, एसआईटी के निष्कर्षों को उन्होंने गोपनीय मान लिया है। केवल उसका जो सबरी थी, उसका जो सारांश था, उसको ही सार्वजनिक किया है। जाहिर तौर पर न्याय प्रशासन का एक पार्ट दिखा दिया गया है, वरना जब जस्टिस चेलमेश्वर की रिपोर्ट अगर इतनी 100% क्रेडिबल है, उसको पूरी दिखाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी, मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है, ताकि आम आदमी और पूरी दुनिया के सामने ये होता है कि हमने इंडिपेंडेंट जांच कराई, ये इतने बड़े एक्सपर्ट शामिल थे, उसके बाद कोई मामला बचता नहीं। लेकिन केवल उसकी समरी को ओपन किया गया और बाकी रिपोर्ट को नहीं किया गया। नंबर 2, इसमें क्या है कि जब जनता का जनहित याचिका पीआईएल थी ना, ये, उससे जो तथ्य निकले, अगर आप रिपोर्ट ही सार्वजनिक नहीं करोगे, उसको, जो एसआईटी की रिपोर्ट है, तो तथ्यों को तो जानने से महरूम होंगे देश के लोग। तीसरा, बेसिकली क्या है कि भारत में किसी भी न्यायालय का, इसका जो भी है, कोई भी ये कह देना कि आगे से इस पर कोई भी विचार नहीं करेगा, किसी भी सबॉर्डिनेट के उसके सामने जो फैसला है उसमें कहा कि ये मामला सेटल्ड है और इस पर कोई भी विचार नहीं करेगा। इसलिए जो जितनी भी मौजूदा शिकायतें अलग अलग लेवल पे हैं, वो भी एक तरीके से बद घोषित कर दी गई। तो अपने आप में ये टू दैट एक्सटेंट काफी विचित्र है।
और चौथा जो उन्होंने ये कहा है, जो सबसे जिसको चिंता का विषय हम जर्नलिस्टों के लिए है, उसमें ये कहा गया है कि वंतारा यानी रिलायंस फाउंडेशन को मीडिया रिपोर्ट जो भी आई, चाहे इंडिया में आई चाहे बाहर आई, उनके खिलाफ मानहानि की कार्रवाई करने की अनुमति देता है। ये चीज अपना ये लिखने की जरूरत नहीं थी। देखिए, मानहानि का केस कोई भी कर सकता है किसी के खिलाफ भी, एज पर द लॉ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये लिखना कि दे आर फ्री, तो अपने आप में ये चिंता का विषय है कि किस तरीके से चीजें किस नहीं दिशा सर, में ये जा चिंता सकती का विषय है या सीधे सीधे डर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? हर देश में हर उस पत्रकार को डराया गया, उनको एक तरीके से, अगर सीधे, चलिए मैं सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो धमकी नहीं इस्तेमाल करता हूं, लेकिन कम से कम डराया जाना तो इस्तेमाल हो सकता है कि डराया गया है कि अगर आपने वंतारा के खिलाफ लिखा, रिलायंस फाउंडेशन के खिलाफ लिखा, बोला, तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट हो सकता है, मानहानि हो सकती है, इत्यादि इत्यादि कुछ भी। है। प्रकाश जी, डेमोक्रेसी में तो ये है कि जर्नलिज्म की जहां तक बात है, तथ्य आधारित रिपोर्टिंग कभी भी कोई रोक ही नहीं सकता उसको। और उसमें ये कहना कि आप मानहानि के लिए स्वतंत्र हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ अनकही चीजें हैं जो कह देता है। लेकिन मेरा सवाल आपसे दूसरा है कि एसआईटी की जांच जब हमने ब्रॉड डे लाइट में करवाई है और जस्टिस चेलमेश्वर जैसा न्यायविद बैठा है, उसके अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स थे, तो उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में कहाँ परेशानी? और यदि जनहित याचिका ही थी बेसिक, तो जिसपे इन्होंने एसआईटी बनाई, सारा किया, यदि जनहित याचिकाओं के ऐसे परिणाम होंगे तो फिर तो ये पब्लिक इंटरेस्ट का, ये तो प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं हो जाएगी। जो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मामला था, अब ये जो एसआईटी की रिपोर्ट ही बाहर नहीं आई, तो इसको आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मानेंगे या प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन मानेंगे? ये सवाल भी मैं दर्शकों को छोड़ता हूँ। देखिए, न्यायपालिका जब रामप्रकाश जी कोई फैसला करती है ना, मेरे से, आपसे, आम आदमी से गलती हो सकती है, लेकिन न्यायपालिका का, वो भी सर्वोच्च न्यायपालिका का, किसी डबल बेंच का एक फैसला कितनी चीजों को बॉटम टू अप प्रभावित करता है, उसकी आप केवल सहज कल्पना कर सकते हैं। इस तरह की चीज लिख रहा है कि आप मानहानि के लिए स्वतंत्र हो, तो कोई भी आदमी स्वतंत्र है, मैं और आप भी स्वतंत्र है। ये कहीं ना कहीं सर चिंता मैं एक की चीज तरफ बढ़ा। समझना चाहता हूँ, मैं एक चीज समझना चाहता हूँ, चलिए अंबानी से बाहर आते हैं, वंतारा से बाहर आते हैं, सब कुछ किनारे रख देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो 100% सही था। वंतारा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, एसआईटी की रिपोर्ट को गुप्त रखने को जो बात कही, और साथ में मानहानि करने की जो इजाजत दी, वो सब कुछ 100% सही है। हम सुप्रीम कोर्ट के हाँ में हाँ मिलाते हैं, ठीक। सवाल मेरा यह है कि जो वंतारा है, चलिए अडानी साहब, अंबानी साहब की बात करें, अंबानी साहब हाथी पाल रहे हैं। कल को हम अपने घरों में हम उन जानवरों का पालन पोषण करना शुरू करें जो तमाम बार सड़कों पर एक्सीडेंट हो जाता है, जिनका बहुत बार, बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं, अगर हम उनको रिहेबिलिटेट करना ये देश के लोग शुरू करें, क्या सुप्रीम कोर्ट उसकी इजाजत देगा? और अगर हाँ, क्योंकि भाई ये फैसला लोगों के पास है, लोग कहेंगे कि आपने इजाजत दिया है, और अगर ना, तो क्या सुप्रीम कोर्ट वंतारा को भी फिर उसके बाद कैंसिल कर पाएगा? नहीं, रामप्रकाश जी, बेसिकली क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एसआईटी बिठाई थी, ये जो वन्य जीव संरक्षण कानून, जो अपने इंडियन कानून है और पूरे इंटरनेशनल कानून है, उनके तहत वनतारा के ऊपर जितनी भी उंगलियां उठ रही थी, नंबर एक, पशुओं की खरीद फरोख्त, वो आ रहे, कैसे लाया जा रहा है, उनका प्रोक्योरमेंट कैसा है, उनका संरक्षण कैसा है, वो किस एनवायरमेंट में रह रहे, वो एक गैमेट ऑफ इश्यू, होल गैमेट ऑफ इश्यूज, वो सारे के सारे को एड्रेस करने की बात कही गई थी एसआईटी का जो मैंडेट था। और उसमें अगर उन्हें, क्योंकि ना तो आप रिपोर्ट देख सकते ना मैं देख सकता, वो तो वापस दोबारा सील करवा दी सुप्रीम कोर्ट ने, और उसकी जो समरी थी केवल कुछ पार्ट उसका, उसको अपने फैसले का पार्ट बनाया है। तो मैं आप उस बात पे तो टिप्पणी नहीं कर सकते। हाँ, जो आपने कहा कि सड़कों पर पशु जो है मिल जाते हैं और मिल जाते हैं, जो अलग अलग श्रेणी के पशु हैं, जो वन्य जीव हैं, उनके संरक्षण को पालने के हमारे यहाँ बड़े स्पष्ट कानून है। कौन पाल सकता है, किस किन परिस्थितियों में पाल सकता है, उसके लिए क्या क्या जरूरतें हैं, उसके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं क्या होंगी, खाने का क्या होगा, उसके लिए कंप्लीट, इवन सर्कस सर्कस के लिए अलग से गाइडलाइंस है, आपको पता है। ऐसे ही जो अपने क्या बोलते हैं चिड़ियाघरों के लिए अलग से है, वन्य जीवन अभ्रमण्यों के लिए अलग से है, तो सबके लिए अलग अलग वाइल्ड लाइफ उसके अंदर वो है। अब अगर एसआईटी ने उसको ठीक माना है, उस पर मैं और आपको लंबा चौड़ा, क्योंकि हम उस चीज के स्पेशलिस्ट, पहली बात तो हम है नहीं, दूसरा वी आर नॉट प्रीवी टू द फाइंडिंग्स ऑफ दैट, इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि उसमें क्या था, क्या होना चाहिए था। बेहतर तो ये होता कि उस पूरी की पूरी रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दे। लेकिन जो रिलायंस फाउंडेशन के वकील थे, उन्होंने दो टूक कहा कि साहब इसका मिसयूज हो सकता है, इसका पार्ट यूज करके, बाकायदा अखबारों के नाम लिए उन्होंने, न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम लिया कि वो इस तरह की चीजों को फिर वो कर सकते हैं। तो तब अदालत ने कहा कि नहीं, हम इसको पब्लिक नहीं करेंगे। इसकी एक कॉपी उन्होंने रिलायंस फाउंडेशन को जरूर दी है कि वो जो जो उसमें सजेशन है और उनकी पालन कर सके, और बाकी चीजें वापस सील बंद कर दी। तो
मेरे और आपके लिए क्या स्थितियां होंगी क्या नहीं होंगी, हमारे लिए तो जो कानून बना हुआ है वाइल्ड लाइफ एक्ट में या आम आदमी के लिए उसमें तो वही लागू है। उनको किस परिस्थितियों में, किस माहौल में, कैसे किन हालात के अंदर पाल सकते हैं, नहीं पाल सकते हैं, उनको कहाँ रखा जा सकता है, ये तो उस कानून के अंदर है, उसी के तहत गाइड होता है, ऐसा मैं मानता तो सामाजिक और आर्थिक स्थिति देख करके न्याय मिलेगा लोगों को, ये स्पष्ट नहीं होता इससे? हूँ। जी कुछ चीजें दर्शकों के विवेक पर छोड़ देनी चाहिए, माननीय अदालत के विवेक पर भी छोड़ देनी चाहिए। हर चीज पे हमारी टिप्पणी जो हम अगर करेंगे तो सर, उसमें भी कहीं ना कहीं वो दिखेगा। अदालत के विवेक पर तो तभी सवाल खड़ा हो जाता है जब निशिकांत दुबे जो इस देश का चुना हुआ सांसद है और वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो देश में गृह युद्ध कराने का जिम्मेदार है। तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना का नाम उन्होंने मेंशन किया और एक सिंगल सवाल उनसे नहीं उठाया जाता है और वो फिर से रिपीट करते हैं उस बात को। एक सिंगल कार्रवाई उनके ऊपर नहीं होती है, ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ना पार्टी की तरफ से। वहीं एक पत्रकार जो उस किसी भी तरीके के मुद्दे को उठाता है, सुप्रीम कोर्ट से एक सवाल पूछ देता है, उसके ऊपर अवमानना सुप्रीम कोर्ट पत्रकारों पे भी पहली बार एक पत्रकार अजय शुक्ला के ऊपर अवमानना वो सुमोटो लिया गया, माफ कीजिएगा, ये काम सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो उन्हीं उसी सुप्रीम कोर्ट से सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, सारी रिस्पेक्ट अपनी जगह पे है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट सवालों के दायरे से बाहर है? क्या सुप्रीम कोर्ट से सवाल नहीं उठाए जाएंगे जब इस तरीके का भेदभाव दिखेगा? सत्ता, राजनीति, सियासत, सियासी दल जो करते हैं उस पर सवाल उठता है और वही भेदभाव अगर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले में दिखाई दे तो क्या देश की जनता को सवाल नहीं करना चाहिए? राम प्रकाश जी, आपका बेहद वाजिब सवाल है, मैं सराहना करता हूं आपके इस कंसर्न। देखिए, देश के अंदर एक माहौल है जिसकी हम कई बार चर्चा करते हैं, और वो माहौल क्या है? एक लार्जर पॉइंट देखिएगा कि देश के अंदर एक सवाल है, यू शो मी द मैन, आई विल शो यू द मैन। ये है कि नहीं है पूरे देश के अंदर? भाजपा का कोई व्यक्ति कुछ करे तो उसके लिए अलग है, अगर मैं और आप कर दे तो कुछ और है, और विपक्ष का कर दे तो कुछ और है। तो जब पूरे देश का माहौल ये बना हुआ है पिछले कुछ समय से, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उससे अछूता रह सकता है क्या? तो वो कहीं ना कहीं वो इंडिकेशन आप समझ लीजिए कि कुछ चीजों के अंदर वो बड़ा स्पष्ट दिखता है, खासतौर पर जिस तरीके से निशिकांत दुबे का आपने स्पेसिफिक इस बात पे हम कई बार चर्चा करते हैं कि ये कह देना कि देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर संजीव खन्ना देश में जारी तमाम गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार है और उनको संज्ञान भी ना लिया जाना उस मामले का, ये बहुत कुछ कह देता है, बहुत ही कुछ। कौन सा गृह युद्ध चल रहा है, कहाँ चल रहा है, बिना कुछ उसके, और उस पर कोई टिप्पणी तक ना हो। केवल राम प्रकाश जी यहां तक नहीं, अगर आप इस चीज पे आएंगे बात तो खोलने में, तो तमाम फैसलों के अंदर अगर आप विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स अगेन टू द हायर जुडिशरी, उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ चीजें दिखती हैं और हम मजबूर हैं कि वो बतानी जरूरी है। पहली चीज, देश के अंदर चीफ अपने क्या नाम है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। लंबे समय के बाद अदालत का फैसला है। अदालत का फैसला क्या है कि जो कॉलेजियम, जो कमेटी बनेगी उसके सिलेक्शन के, सीईसी के और ईसी के, उसके अंदर प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। कहा कि नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने? और उसके आखिर में एक लाइन लिख दी गई बात में कि हाँ, अगर फिर भी सरकार चाहे तो इसका कानून बना करके नया कानून ला सकती है। उसमें एक पॉइंट, एक लाइन लिख दी, सरकार तो कानून किसी भी चीज पे बना सकती है, वो लिखने की जरूरत नहीं थी। सरकार बना ही सकती है कानून जो भी उसके डोमेन में। उसका फॉल आउट क्या हुआ आपको पता है कि पिछले राजीव कुमार जा रहे थे और अगले आ रहे थे। सरकार ने फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी में पार्लियामेंट के अंदर कानून बनाया, उसके अंदर सीजीआई को बाहर किया, नंबर एक। और जितने भी देश के ईसी और सीईसी हुए हैं उन सबको किसी भी तरह की प्रोसिक्यूशन से मुक्त कर दिया, रेट्रोस्पेक्टिव डेट से, प्रोस्पेक्टिव से नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव डेट से। ये सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का उदाहरण होता है। दूसरे पे चलिए, दिल्ली सरकार की शक्तियों को लेकर के विवाद हो रहा था लगातार कि एलजी पावरफुल है, चीफ मिनिस्टर पावरफुल है। कितने साल की बहस के बाद किस निष्कर्ष पे पहुंची जुडिशरी, माननीय सुप्रीम कोर्ट, कि नहीं, इलेक्टेड गवर्नमेंट इज द पावरफुल, उसके पास सारी शक्तियां होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो सारा लिखा, उन्होंने बढ़िया ऑर्डर लिखा। आखिर में फिर लिख दिया कि सरकार चाहे केंद्र सरकार तो इसको बदल सकती है, उन्होंने बदल दिया उठा के। तो 3 साल 4 साल जो भी अदालत में केस चला, उसका ये हुआ कि ढाके वही 3-5, सरकार ने कानून बना के वही काम फिर कर दिया। सरकार कानून बनाएगा, पहले भी अधिकृत थे। अभी आप एसआईआर के मामले में जो हियरिंग चल रही है उसको डे इन एंड डे आउट जिस तरीके से देख रहे हैं, तमाम फैसलों के अंदर जिस तरीके की टीका टिप्पणी, राम मंदिर का फैसला भी देख लीजिए जिस तरीके से कि उसमें डिमांड्स क्या थी, बैकग्राउंड क्या थी और फैसला क्या है। तो ऐसा नहीं है कि जुडिशरी बेसिकली, देखिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी तो वो होती है जिसमें हर चीज के ऊपर फिजूल नहीं, एक सार्थक बहस निकले, एक सार्थक बहस की वो हो।
हमारे यहाँ 80% लोग तो इसी बात से डर जाते हैं कि अदालत की अवमानना हो जाए, क्योंकि माहौल ही ऐसा है। वो अगर अदालत की अवमानना नहीं भी होगी तो कोई जाके कोई दिल जला जाकर के वहां एप्लीकेशन लगा देगा जी इन्होंने कंटेम्प्ट की। तो वो माहौल आप प्रोग्रेसिव नहीं कह सकते, उसको रिग्रेसिव माहौल कह सकते हो। लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जब आप ये कहते हो कि दुनिया के हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, तो कुछ चीजों की पारदर्शिता होनी चाहिए। हमारे यहाँ जिस तरीके से बेंच हाउंटिंग के तमाम आरोप लगते हैं कि भाई उस बेंच में जाएगा, उस बेंच में जाएगा, कोई भी हो मास्टर ऑफ रोस्टर, पिछले कुछ समय से एक नई चीज सामने आई है, बहस के दौरान आपने देखा होगा। तो जुडिशरी बेसिकली सार्वजनिक चर्चा अगर किसी चीज पे होती है तो वो निश्चित तौर पे उसके सुधार के लिए होती है। हम यहाँ पर जुडिशरी की निंदा करने के लिए नहीं बैठे, ना हमारा ये काम है, ना हमारा ये डोमेन है। लेकिन जो वाजिब सवाल है, जो न्यायपालिका के कामकाज को लेकर के जिस तरीके से, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। जिस तरीके की जजों की नियुक्ति हो रही है, तमिलनाडु के अंदर जिस तरीके से जज की शपथ हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग था, जब तक केस टेकअप होता तब तक उनकी शपथ होगी, वो हाईकोर्ट की जज बनेगी। तमिलनाडु में आपने देखा। महाराष्ट्र में जिस तरीके से भाजपा की एक प्रवक्ता को जज जिस तरीके से बनाया गया, अभी अभी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के कामकाज को लेकर जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, दिल्ली में जज के घर पे जड़े हुए नोटों के पूरे गठड़ मिलना, ये अपने आप में जुडिशरी के जो तमाम जो फॉल्ट लाइन्स हैं रूली, उनको कहीं ना कहीं एक्सपोज करता है। पहले ये नहीं था, अब सारी चीजें सामने आने लगी हैं। और जो कॉलेजियम का भी जो काम करने की शैली है कि किस जज को कहां से लाया जाएगा, किसकी एलिवेशन की गई, बड़े मुश्किल से पारदर्शिता आई थी कि भाई इनको इसलिए एलिवेट किया जा रहा है, इनको छोड़ा इसलिए जा रहा है, वो सारा फिर बंद कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जिस रास्ते पे आप चल पड़े थे पारदर्शिता के, उसको आप क्यों वापस कर रहे हैं? अभी जैसे गुजरात हाई कोर्ट से लगातार 3 जजों का सुप्रीम कोर्ट में आना था, सीनियरिटी को वायलेट करने की सवाल रह करके उठते हैं। और ये सवाल मैं और रामप्रकाश राय नहीं उठाते, इसको न्यायविद ही उठाते हैं, इनको रिटायर्ड जजेस ही उठाते हैं, इनको सीनियर एडवोकेट्स ही उठाते हैं, मैं और आप भी उठाते हैं। और ये सवाल उठने चाहिए, क्योंकि देश के अंदर एक चीज और याद देखना पड़ेगा आपको, केवल और केवल जुडिशरी ही ऐसी है जो खुद अपनी नेक्स्ट जनरेशन की सिलेक्शन खुद करती है, और कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं। तो उसमें और हमारे यहाँ जो परिवारवाद का जो आरोप लगता है जुडिशरी के अंदर कि अंकल जजेस और ये सारा, वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि कुछ लिमिटेड परिवार हैं जिन्हीं के अंदर से चीफ जस्टिस और फलाह और ये सारा। तो उन सारे होल इश्यूज के ऊपर अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो सुधार की प्रक्रिया है वो भी स्लो होती है। तो जुडिशरी को ऐसा किसी भी जो सकारात्मक आलोचना है उसको हमेशा उस रूप में लेना चाहिए। जो वंतारा का केस है, हमने क्या कहा कि ओपनिंग हमारा क्या है कि वंतारा की तरह क्या मैं भी कभी कल्पना कर सकता हूं कि भगवान ना करे मेरा कोई वाद हो और मुझे भी इतना जल्दी न्याय मिल जाए। आदमी अदालत में जाता तो अपेक्षा के लिए, इसी के लिए कि उसे न्याय मिलेगा। अब यहां समस्या क्या है, एक बड़ी कॉमन कंसेप्ट देश में यह आ गया है कि इस देश के अंदर न्याय कम मिल रहा है, फैसले ज्यादा हो रहे हैं। तो जब आप न्याय करते हैं तो उसका एक ह्यूमन पहलू होता है और फैसला इज कंप्लीटली मैकेनिकल। तो ये भी चीज एक बार जुडिशरी को अंतर्मन में देखना चाहिए कि वो फैसले दे रहे हैं या न्याय कर रहे हैं। आपने चंडीगढ़ का केस देखा, नगर निगम में माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने किस तरीके से क्या क्या कहा मसीह को कि आपने डकैती की है, लोकतंत्र का ये किया, फला किया है। सारे देश ने देखा, करोड़ों लोगों ने देखा उसको, और उसका नेट उसका फॉलो आउट क्या हुआ, वो इज फ्री, उसको एक दिन की भी सजा नहीं मिली, किस तरीके का कोई रिप्रीमांड नहीं, कुछ नहीं। तो सरेआम जो आदमी चोरी डकैती करते पकड़ा गया लोकतंत्र पे, उसका जब आप कुछ नहीं करते हैं तो इसका मैसेज क्या जाता है? और ये काम कौन कर रहा था? इस देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सर, जिस चीज को, जिस पूरी प्रक्रिया को एसआईटी ने सही बता दिया, एसआईटी ने सही ठहरा दिया, केवल देश में नहीं विदेशों में भी उस पर सवाल उठाए गए थे। साउथ अफ्रीका के अंदर तमाम जो संगठन है, ये मीडिया रिपोर्ट्स थी, उस पर हमने आपने बात भी की थी, तमाम जो संगठन है उन्होंने सवाल उठाया था जानवरों को लेकर के, उनको लाने ले जाने की प्रक्रिया को लेकर के, और ये सारे सवाल किनारे रख के एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी। उस एसआईटी पर, उस कमेटी पर कितना भरोसा करे देश? अब प्रकाश जी, मैं और आप भरोसा करें ना करें, इस देश का जो सुप्रीम जो कोर्ट है, अगर उसने स्वीकार कर लिया उसको, तो हमारे पास, क्योंकि हमने रिपोर्ट पढ़ी नहीं, वी आर नॉट, इसलिए तो मैंने कहा अगर वो रिपोर्ट सार्वजनिक होती तो हम ज्यादा कन्विंस होकर के उसमें सहमत या असहमत हो सकते थे। जब हमने रिपोर्ट देखी ही नहीं, जब हम वी आर नॉट प्रिवी टू दैट, तो हाउ वी कैन से इट। सुप्रीम कोर्ट ने 5 पॉइंट्स के ऊपर जांच करने के लिए कहा था, और वो 5 पॉइंट्स आप कहें तो मैं दर्शकों के लिए बता देता हूँ लाभ के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जो एसआईटी को जो दायरा दिया था, भारत और विदेश से विशेषकर हाथियों के अधिग्रहण में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, चिड़ियाघर के नियम, अंतर्राष्ट्रीय प्रजाति व्यापार संधि CITES
आयात निर्यात कानूनों और अन्य वैधानिक आवश्यकताओं का पालन हुआ या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, पशुपालन मानकों, पशु चिकित्सा देखभाल, पशु कल्याण, मृत्यु दर और उनके कारणों, जलवायु और स्थान संबंधी शिकायतों की जांच करें। तीसरा, निजी संग्रह बनाने के आरोपों, प्रजनन और संरक्षण कार्यक्रमों, जैव विविधता संसाधनों के उपयोग, कानूनी उल्लंघनों, वन्यजीव तस्करी और पशु उत्पादों के व्यापार आदि के मामले में समग्र जांच। वित्तीय अनुपालन, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य संबंधित मुद्दों की शिकायत। और नंबर 5, इसके अलावा जरूरत के मुताबिक याचिकाकर्ताओं, अधिकारियों, नियामकों, हस्तक्षेपकर्ताओं और पत्रकारों से भी जानकारी लीजिए। तो अगर इन 5 डोमेन के अंदर इतनी जल्दी, इतने ब्रीफ पीरियड के अंदर जांच आई है रिपोर्ट, और उसको अप्रिशिएट करते हुए न केवल सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने वंतारा को न केवल क्लीन चिट दी है, बल्कि उसको कहा ये गर्व की चीज है। तो ये इस पर उसको किस रूप में, समग्र रूप में देखें, ये फैसला देश के सुप्रीम कोर्ट को खुद देखना है, क्योंकि उन्होंने फैसला किया है। बाकी अदालतों में जितने भी केसेस थे वो एकदम खत्म हो जाएंगे इस फैसले के बाद। तो इसका ओवरऑल क्या होगा, ये फैसला मैं दर्शकों पे छोड़ता हूं, वो ज्यादा बेहतर। अब इसके बाद इस पर आप सवाल नहीं उठा पाइएगा, कोई दूसरा केस नहीं कर पाइएगा, लेकिन वंतारा और रिलायंस फाउंडेशन जब चाहेंगे वो आपके ऊपर केस कर देंगे। आप सोचिएगा भी मत वंतारा के बारे में बात करने की। मैं एक चीज का जिक्र कर दूं दर्शकों का, वंतारा एक ऐसी संस्था, रिलायंस फाउंडेशन की वंतारा जो है एक ऐसी जगह है जो अपने पत्रकारिता कैरियर में मैंने पहली बार ये देखा है। हेमंत सर, आप भी बताइएगा इसके बारे में, जरूर एक लाइन में सुनना चाहेंगे हम लोग आपसे। इनकी अगर आपने कहीं फोटो तक शेयर कर दी आपने, तो उस पर भी आपको नोटिस भेजते हैं। इनकी फोटो की वो वैल्यू है, इतना गुप्त ये रखना चाहते हैं अपनी फोटोग्राफ्स तक को, कि आप वंतारा की एक सिंगल फोटोग्राफ जो है वो शेयर नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, घंटों का वक्त बिताते हैं, और वो अपनी वॉल से, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे देश के लोगों को गर्व के साथ बताते हैं वंतारा के बारे में, तारीफों के पुल बांधते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी को भी वंतारा से नोटिस गई होगी? रिलायंस फाउंडेशन ने नोटिस दिया होगा, क्योंकि अभी भी वो फोटोग्राफ्स प्रधानमंत्री जी के सोशल मीडिया अकाउंट पे मिल जाएंगी। तो प्रधानमंत्री जी तो ब्रांड एम्बेसडर है, उनको नोटिस कौन देगा? जब आपको ध्यान हो, रिलायंस जियो ने जब लॉन्चिंग की थी कितने साल पहले, देश का कोई भी, आप उनको समाचार पत्र कहते हैं, माफ कीजिएगा, मैं प्रचार पत्र कहता हूं, कोई ऐसा बचा था प्रचार पत्र जिसका फ्रंट पेज फुल, उसमें विज्ञापन प्रधानमंत्री ने, रिलायंस जियो का नाम से? क्या प्रधानमंत्री उनके ब्रांड एम्बेसडर थे? और अभी जिस तरीके से वो गए, उन्होंने घंटों बिताए और बहुत जबरदस्त फोटो शूट हुआ शेरों के साथ, तमाम जीवों के साथ, और बाकायदा ऐसा लग रहा था जैसे शेर के साथ वो गलबैया ही कर रहे थे। लगभग गलबैया बहुत अच्छे से करते हैं, बचपन में भी मगरमच्छ पकड़ लाए थे, तो यहाँ भी मगरमच्छों के साथ दिखे वो सारे शीशे के उसमें, वहां उन्होंने लंच भी किया, और अनंत के साथ जिस तरीके से पूरा टहले, पूरा समझा मामला। देखिए, ये सारे का सारा जो वंतारा वाला प्रोजेक्ट है, ये अंबानी परिवार के काफी क्लोज है, उनके दिल के काफी करीब, और उनका छोटे बेटे के लिए जिस तरीके का उनका जो कमिटमेंट है और सारी चीजें हैं, वो उससे जोड़ पे दिखते हैं। तो वो उनका पारिवारिक मामला है। लेकिन इसको इस रूप में देखना कि वंतारा के ऊपर कोई केस ही नहीं हो पाएगा या ये नहीं हो पाएगा, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं खटकता जरूर है। बाकी तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि वो किस दिशा में इसको लेके जाएंगे या कैसे वो देखते हैं। कल टीवी मीडिया के एक बड़े चैनल के बड़े एंकर, बड़े पत्रकार के रूप में जिनको जाना जाता है, सत्ता के बड़े करीबी हैं, अरुण जेटली साहब के बड़े करीबी माने जाते थे, और बताते हैं कि वो जो है एक हॉकर से उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी, और आज वो डिबेट्स कराते हैं। वो बता रहे थे कि अगर अनंत अंबानी चाहते तो इस पैसे का निवेश कहीं कसिनो में करके पैसा बना सकते थे। किस किस व्यापार का वो जिक्र कर रहे थे कि पैसा बना सकते थे, लेकिन अनंत ने ऐसा नहीं किया। तो उन्होंने ये किया, वो किया, ऐसा जैसे बस अनंत ने देश के ऊपर एहसान कर दिया कि उन्होंने वंतारा बना दिया। इससे देश में तमाम जानवर जो हैं वो रिहेबिलिटेट हो पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में उन जानवरों को कोई पूछने वाला नहीं था। धन्य हो ऐसे अनंत, धन्य हो ऐसा अंबानी परिवार, धन्य है ऐसा रिलायंस फाउंडेशन, धन्य है सुप्रीम कोर्ट के वो बेंच में बैठे जज साहब लोग, और धन्य है वो सुप्रीम कोर्ट जिसमें ऐसे फैसले आते हैं। धन्य है हम जो इस एरा के गवाह हैं। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, आप देश के लोग माने या ना माने। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर निश्चित तौर पे लोगों को आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए, और मुझे लगता है कि वंतारा के संबंध में हमारा और आपका भी आखिरी संवाद होगा, क्योंकि इसके बाद हम और आप भी इस पर संवाद नहीं करेंगे। अन्यथा याद रखिएगा कि आखिरी लाइन में सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा है। थैंक यू सो मच सर।